नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स प्रो। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। विषय ये है कि अगर आपके खिलाफ में किसी ने कोई झूठी एफआईआर करी है, तो उस केस में आपके पास में क्या-क्या अधिकार है और आप उस एफआईआर को किस तरीके से क्वैश करा सकते हैं हाई कोर्ट से। आज उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जो हमारा सेक्शन है 482 सीआरपीसी के अंदर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके की लीगल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ 482 सेक्शन जो हमारा सीआरपीसी के अंदर है, जो हाई कोर्ट को ये इनहेरिएंट पावर देता है कि वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को पेश कर सकते हैं, एफआईआर को पेश कर सकते हैं, और अदर कोई भी है उसको पेश करने की पावर हाई कोर्ट के पास में है। वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को जो कोर्ट में चल रही है या पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर रखी है, तो उस केस में हाई कोर्ट के पास में इनहेरिएंट पावर है कि वो उस एफआईआर को पेश कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर को पेश करते टाइम हाई कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगा, कैसे करेगा, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आपने अपनी आपके अगेंस्ट में किसी ने कोई झूठी एफआईआर कराई है, तो आप उससे डरे ना। अगर किसी ने अपना लीगल जो है आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट कराई है, एफआईआर झूठी आपके खिलाफ रजिस्टर्ड करा दी है, तो सबसे पहला काम आप ये है कि अपने एडवोकेट से आप कंसल्ट करें और उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में 482 की जो एप्लीकेशन है उसे मूव करें। पहली बात, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, ऑलरेडी चालान कोर्ट में पेश हो चुका है, और उस दौरान कोई एविडेंस ऐसे आ रहे हैं कि चालान पे चार्ज के टाइम पे ये पता चले कि कोई ऑफेंस होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तब भी आप एफआईआर जो है जो लीगल प्रोसीडिंग जो आपके अगेंस्ट में कोर्ट में चल रही है, उस प्रोसीडिंग को पेश करने के लिए भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी हैं। 482 जो हमारा है, इसके अंदर के इनहेरिएंट पावर जो है, कोर्ट हर केस में अपनी इनहेरिएंट पावर को यूज नहीं करेगा। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे अपनी जो हाई कोर्ट है उस पावर को यूज करेगा। वो कंडीशन कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर अपने एक जजमेंट है जो हरियाणा वर्सेस भजनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साइटेशन दी थी, और उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए थे। वो ग्राउंड्स कौन से हैं, आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। सबसे पहला ग्राउंड्स हमारा ये है कि अगर एफआईआर जो है, एफआईआर के फेस को देखते हुए, जो एफआईआर लिखी हुई है जिस तरीके से, अगर उसे देखते हुए ये लग रहा है कि कोई भी कॉग्निजेबल और कॉग्निजेंस ऑफेंस जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो उस एफआईआर को कोर्ट जो है 482 में पेश कर सकता है। पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर एफआईआर के कंटेंट्स जो हैं, जैसे हैं कंटेंट्स, उनको ऐसे के ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। जो कंटेंट्स है उसको अगर ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट कर ले, और उससे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस केस को भी जो कोर्ट है वो एफआईआर को पेश कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई ऑफेंस ऐसे हैं जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि अगर पार्टी एक दूसरे से समझौता करके सेटल करके कोर्ट में जाना चाहे, तो वो केस जो है वो क्वेश्चन संभव है हाई कोर्ट के अंदर। नॉन कंपाउंडेबल हो या कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस तो पेश हो ही जाता है, लेकिन अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और दोनों पार्टियों का आपस में समझौता हो चुका है, तो वो उसमें भी 482 की एप्लीकेशन मूव करी जा सकती है और एफआईआर को और प्रोसीडिंग को पेश किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि जो केसेस ऐसे हैं जो मेजर केसेस है, जैसे रेप का केस है, मर्डर का केस है, डकैती का केस है, कुछ इस टाइप के जो मेजर केसेस है, उनमें एफआईआर को पेश आसानी से नहीं कराया जा सकता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कोर्ट उसमें इजीली एफआईआर को पेश नहीं करता है। ठीक है जी। अगर मैं समरी में बात करूं, तो 482 के जो कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं, तो आपके पास में ये होना चाहिए कि 482 के जिस टाइम आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, तो आपको जो एफआईआर है, मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एफआईआर। अगर एफआईआर आपके अगेंस्ट में हो गई है, तो एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं, उस कंटेंट से ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा हो कि सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको बड़ा इजीली 482 में जो हाई कोर्ट है वो पेश कर सकता है। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट 482 में आपको 482 में हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, और हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करे। एफआईआर को क्वेश करे या एफआईआर को क्वेश ना करे, प्रोसीडिंग को क्वेश करे हाई कोर्ट या ना करे, ये हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। अब यहाँ पे ये है कि अगर हाई कोर्ट ने आपकी एफआईआर या प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया, फिर तो गुड है, अच्छी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं करी गई है एफआईआर की या प्रोसीडिंग की, तो उस केस में आपके पास में दो रेमेडी अवेलेबल और होती हैं। आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं
कि एक तो जो ऑफेंस है वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब तो आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके खिलाफ में कोई अरेस्ट वारंट इशू हुआ पड़ा है, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसे बेलेबल वारंट बनवा सकते हैं। कोर्ट उसमें लिबरल रहते हैं और कोर्ट उसमें बेलेबल वारंट दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लें। कोर्ट का ये मत रहता है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हो और इन्वेस्टिगेशन में आप पुलिस का साथ दे रहे हो, तो उस केस में क्या है, कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि जो आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, उसे वारंट को जो है बेलेबल वारंट कर दे। धन्यवाद दोस्तों। होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपके खिलाफ जो अगर कोई झूठी एफआईआर हुई है, तो उस झूठी एफआईआर को और आपकी जो अगर आपके खिलाफ में कोई झूठी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के अंदर, या आपके खिलाफ में कोई कोर्ट के अंदर झूठी कंप्लेंट दायर है, तो उसको कैसे क्वेश किया जाए, इसके बारे में आपको समझ आएगा। धन्यवाद दोस्तों।